मैं हर प्रश्न ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे मुझे खुद परीक्षा पास करनी हो, इसलिए हर प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा और सभी लोग कायदे से नोट करते रहना। ठीक, पहला प्रश्न है भैया मेरे कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे हैं कि हेनरी हैं, अब्बे हैं कि जॉन वेयर्ड हैं? इसका आंसर होगा जॉन वेयर्ड। कौन सा? जॉन वेयर्ड। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। ट्रांसफार्मर, जो गर्मी आ गई है फूकेगा ये। ठीक, तो माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था और जॉन वेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा पर आ जाओ। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ? 2, 4, 6, 5। ठीक, इसका आंसर होगा भैया 6। एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और एक खेल होता है खो खो। खो खो, इसमें होते हैं 9 खिलाड़ी। क्लियर? चलिए अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। ये मंदिर के नाम लिखे हैं और आपको ये बताना है किस देवता से संबंधित हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मिलान करो। लिंगराज मंदिर आपको मालूम है उड़ीसा में है, और लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में है ये भगवान शिव से संबंधित है। क्लियर? तिजारा मंदिर राजस्थान में है और ये एक प्रकार का जैन मंदिर है, ये महावीर स्वामी से संबंधित है। और वेंकटेश्वर मंदिर जो है जिसको तिरुपति बालाजी बोलते हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये भगवान विष्णु से संबंधित है। समझ गए? लिंगराज मंदिर उड़ीसा भगवान शिव से संबंधित है। तिजारा एक प्रकार का जैन मंदिर है जो राजस्थान में है, महावीर स्वामी से संबंधित है। और वेंकटेश्वर मंदिर जो है जिसको तिरुपति बालाजी बोलते हैं ये भगवान विष्णु से संबंधित है। एक बात और याद रखना कि जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण बहुत पूछा जाता है। ययाति केसरी ने कराया था। ययाति केसरी ने कराया था। किसने? ययाति केसरी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? इस प्रश्न को जरा कायदे से समझ लेना, मैं पूरा डिटेल में बता दूं। एक सेकेंड देखो, एक होती है रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट और एक होता है संवैधानिक तरलता दर। तो सबसे पहले रेपो रेट समझ लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को या जो छोटी छोटी बैंकें हैं जिस दर पर रुपया उधार देता है उस दर को कहते हैं रेपो रेट। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तो सबसे बड़ी बैंक है, बैंकों का बैंकर है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को जैसे एसबीआई है या मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, इसको जिस दर पर रुपया उधार देगा वो दर कहलाती है रेपो रेट। क्लियर? अगला, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है और इसके बदले वाणिज्य बैंकों को ब्याज देता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। यानी वाणिज्य बैंकें जो होती हैं वो अपना कुछ पैसा जमा कर देती हैं रिजर्व बैंक में ताकि हमको ब्याज मिलता रहे, तो बदले में रिजर्व बैंक उनको ब्याज जो देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स माने होता ही है उल्टा। संवैधानिक तरलता दर को बोलते हैं SLR। क्या बोलते हैं? SLR। और इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी बैंकें हैं उनको अपने पास कुछ निश्चित रुपया या ये कह सकते हैं सोना या विदेशी मुद्रा का भंडार रखना पड़ता है, क्योंकि बाई चांस कभी पैसे की कमी आ जाए तो उस पैसे का हम यूज कर सकें। उसी पैसा को, उसी धन को हम बोलते हैं SLR। बैंक दर क्या होती है? जिस दर पर बैंकें हम लोगों को ब्याज देती हैं, लोन देती हैं, वो कहलाती है बैंक दर। क्लियर? अगला, हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए जरा बताओ भैया। हाँ बताओ, 30 वर्ष, 35, 40 कि 37? तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष। अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का, हाँ, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। क्लियर? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये भी प्रश्न अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश यानी कोर्ट का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जो किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकता है?
प्रश्न ये कह रहा है कि हाई कोर्ट ऐसी कौन सा आदेश जारी करता है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार रखने से या अधिकार करने से रोकता है कि आप ये आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए पूरी आप। संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यानी अनुच्छेद 32 है प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 है हाई कोर्ट के लिए। ध्यान समझना, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इन 5 रिटों में क्या होता है? एक होती है अधिकार प्रच्छालेख। मान लीजिए कोई अधिकारी है और उस अधिकारी ने किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जबकि उसके पास अधिकार नहीं है नियुक्ति का, या उस अधिकारी ने कोई ऐसा फैसला जजमेंट कर दिया जो उसके अधिकार में आता ही नहीं है। तब हाई कोर्ट ये पूछता है कि आपने किस आधार पर और किस अधिकार क्षेत्र के तहत ये कार्य किया है। इसी को बोलते हैं अधिकार प्रच्छालेख। क्लियर हो गया? अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था बताओ? बिंदुसार कि चंद्रगुप्त द्वितीय कि अशोक कि बिंबिसार? बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था भैया बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार नाम था। और इसका एक नाम और मिलता है, मैंने नोट किया था, अमितोक्रेटस। अमितोक्रेटस किसको कहा जाता है? बिंदुसार को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? बताओ। गुप्त, खिलजी कि मुगल कि सैयद? अच्छा, पहले क्रम समझ लो। सबसे पहले कौन आया दिल्ली सल्तनत पर? गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, सबको मालूम होगा। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बताओ। अलाउद्दीन खिलजी कि जलालुद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक। और जब तुगलक वंश आ जाता है उसके बाद आता है सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। नाम और बहुत अटपटे हैं इनके यार। उसके बाद आपको मालूम होगा आता है लोधी वंश। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी। क्लियर? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश का खिज्र खां और लोधी वंश का बहलोल लोधी था। अब इस प्रश्न का आंसर होगा कि तुगलक वंश के बाद कौन आया था? तो सैयद वंश आया था। संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, बृहस्पति, प्लेटो या शनि? तो इसका आंसर होगा भैया प्लेटो। प्लेटो को हम यम भी कहते हैं और इसको बौना ग्रह भी कहा जाता है। पहले यह ग्रहों की श्रेणी में शामिल था लेकिन अब शामिल नहीं है। ऑन कर दो लाइट। ठीक, इसको बोलते हैं, ये 2006 में क्या हुआ था? ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। क्लियर सबके? कुछ दबा दिया? ठीक। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूनेदार चट्टान है कि आग्नेय चट्टान है कि कायांतरित है कि अवसादी है? तो जरा समझो भैया, पहले चट्टानों के बारे में समझना है। चट्टानें प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है आग्नेय चट्टानें, नंबर 2 होती हैं अवसादी चट्टानें और नंबर 3 होती हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? यह पृथ्वी पर सबसे पहले आई थीं और ज्वालामुखी का जो लावा होता है, मैग्मा होता है, उससे बनती हैं। इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? जैसे बेसाल्ट है, ठीक भैया, ग्रेनाइट है, पिच स्टोन, ये सब किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें वो हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप कह दें या मलबा से बनती हैं, उनको कहते हैं हम अवसादी चट्टानें। अवसाद माने होते ही कचड़ा। चूना पत्थर है
बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक भाई। डोलोमाइट है, एक कौन सी चट्टानें हैं, डोलोमाइट, ये सब अवसादी चट्टानें हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें होती हैं, ये पृथ्वी के नीचे दबी रहती हैं। तो ऊपर से बढ़ता है दाब और नीचे से पड़ता है ताप, तो दाब और ताप की वजह से इनका रूप बदल जाता है, वो कहलाती हैं रूपांतरित चट्टानें, जैसे कि संगमरमर, संगमरमर। ये चूना पत्थर है, यही बन जाता है संगमरमर में, ये दबा रहता है। अब आपसे पूछा गया बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो सीधा सा आंसर हो गया, कौन सी हो गई, अवसादी चट्टान है। अगला फिर रिपीट क्वेश्चन है, अरे यार। गेहूं एक क्या है बताइए भैया, गेहूं बेल है, औषधि है, झाड़ी है कि वृक्ष है, बताओ। गेहूं को भैया एक औषधि माना गया है, और गेहूं जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ग्रेमिनी कुल का पौधा है। और गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ग्लूटिन। जब आटा मारते हो तो खिंचता जैसा है, रबड़ जैसा, तो उसमें फाइबर, प्लास्टिक थोड़ी ना होती है, ये ग्लूटिन प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है, बताइए। ये सांप कछुआ किस में आते हैं, मत्स्य वर्ग में आते हैं कि जल स्थलचर में, कि सरीसृप या पक्षी। तो इसका आंसर होगा, ये सभी जीव जो हैं, सांप, कछुआ, छिपकली, ये रेंगते हैं ना, सरकते हैं, इसलिए सरीसृप वर्ग में आते हैं। और सांप के ऊपर याद रखना, सांप में दोहरा कंकाल पाया जाता है, दोहरा कंकाल पाया जाता है। क्लियर। अगला, मृदा में जल तनाव मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, मृदा में जल तनाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा तनाव मापी। क्या होगा, तनाव मापी। अब जरा समझ ले, एक होता है प्रकाश मापी, प्रकाश मापी को फोटोमीटर कहते हैं, फोटोमीटर, ठीक। और इसका यूज करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने में, प्रकाश की क्या नापने में, तीव्रता मापने में इसका यूज करते हैं। एक है उच्च तापमापी, उच्च तापमापी को बोलते हैं पायरोमीटर, हिंदी में नाम लिखे हैं पायरोमीटर। और इसका यूज करते हैं बहुत ज़्यादा उच्च ताप मापने में, बहुत उच्च ताप मापने में, उच्च ताप। शुष्क आर्द्रता मापी को बोलते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। और इसका यूज करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता नापने में, यानी नमी नापने में, वायुमंडल की आर्द्रता नापने में इसका यूज किया जाता है। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता, पायरोमीटर उच्च ताप मापने में, और जो हाइग्रोमीटर होता है इसका यूज करते हैं आर्द्रता या वायुमंडल की नमी नापने में। बल का एसआई मात्रक क्या है, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लें इसकी, अब सही। बल का एसआई मात्रक पास्कल, पास्कल तो यार दाब का मात्रक है, किसका मात्रक है, दाब का, ठीक। और वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। अब आपसे पूछा गया बल का एसआई मात्रक, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। और बल का एक मात्रक और है जिसको बोलते हैं डाइन, ये ध्यान रखना, बल का एक मात्रक और है डाइन, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में, ठीक। दाब का मात्रक हो गया पास्कल, शक्ति का मात्रक वाट, और बल के दो मात्रक मैंने बताए हैं न्यूटन और डाइन। कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है, यानी ऊष्मा का बुरा परिचालक का कौन सा है भैया बताएं। एल्युमिनियम है, तांबा है, सीसा है या चांदी है। तो भाई आपको मालूम होगा जो सीसा या कांच होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। कैसा होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। कौन, सीसा, कांच। क्लियर। हाँ, चांदी के बारे में समझ लो। विद्युत का अगर सबसे अच्छा सुचालक धातु पूछी जाए तो चांदी है, चांदी के बाद आता है एल्युमिनियम, सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी। अगला, कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है, स्थायी रूप से डाटा संचित करता है, बताइए भैया। एक होती है रोम, एक होती है रैम। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड, अरे यार, रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी।
ठीक। और ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थायी मेमोरी कहलाती है। और दूसरा होता है रैम। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी डाटा इसमें रहता है, किसमें? रैम में। और स्थायी डाटा किसमें रहता है? रोम में रहता है। अगला, जंग लगना क्या है बताइए? विद्युत अपघटन क्रिया है, ऑक्सीकरण है, रेडॉक्स अपक्रिया है या अपचयन क्रिया है? बताओ। देखो भाई, जंग लगना जो है, लोहे पर जंग लग जाती है, यह रेडॉक्स अपक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हों। तो जंग लगने में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, इसलिए इस क्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। और लोहे पर जब जंग लगती है या जंग लगते समय लोहे का भार बढ़ता है, ध्यान रखना, लोहे का भार क्या बढ़ता है? बढ़ता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी? जिंक की परत चढ़ाते हैं। और जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो इस प्रकार से बना लोहा गैल्वेनाइज्ड लोहा कहलाता है। अगर उस पर हमने जिंक की परत चढ़ा दी तो वो लोहा क्या कहलाता है? गैल्वेनाइज्ड लोहा कहलाता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा एक धूम्र कोहरे का घटक नहीं है? बताइए भैया, बोलो। देखो, परिवर्तनशील जैविक यौगिक जो हैं वो धूम्र कोहरे के घटक हैं, जिसको धूम्र कोहरे को स्मॉग भी कहा जाता है। स्मॉग, स्मॉग। अब इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसका घटक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी इसका घटक है, लेकिन क्लोरीन ऑक्साइड इसका घटक नहीं है। अब हम धूम्र कोहरे को समझते हैं। देहाती भाषा में इसको धुंध भी कहा जाता है। साइंस में इसको पैन बोलते हैं। पैन, पैन का मतलब है हुआ परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या धूम्र कोहरा बोलते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों के महीने में एक धुंध ऐसी छाई रहती है, तुमको लगता है वो कोहरा है। वो कोहरा नहीं होता, वो एक प्रदूषक होता है। क्या होता है? प्रदूषक होता है, क्योंकि वायुमंडल में होती है नमी और उस नमी में तमाम प्रदूषक घुल जाते हैं और घुलने के बाद एक कोहरा जैसा, एक धुंध जैसा बन जाता है। इसी को स्मॉग या पैन कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? नीति आयोग का निर्माण ये तो मालूम ही होगा। देखो भाई, पहले इसका नाम योजना आयोग था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। बाद में क्या होता है कि इसका नाम 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया जाता है। क्लियर? 1 जनवरी 2015। सीधा क्वेश्चन है कि पहली काम करने वाली लेजर मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर मशीन का, लेजर किरणों को तो आप जानते हैं, आजकल चिकित्सा पद्धति में लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। तो लेजर बीम का आविष्कार किया था मेमन ने। किसने किया था? मेमन ने, TH मेमन। ओके। अगला, पास्कल इकाई है, बताइए पास्कल किसका मात्रक है? लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। आर्द्रता का? नहीं भैया। दाब का, वर्षा का कि तापमान? तो सीधी सी बात है, पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। दाब के मात्रक 2-3 हो गए, एक बार हो गया, एक होता है टॉर। टॉर और याद रखना, बार, टॉर और पास्कल, ये 3 मात्रक हो गए। ठीक भाई, अब वीडियो को विराम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।